हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए लेकर आई हूं वो है आपकी क्लास 11th का आपका 15 चैप्टर हमारा है स्वायत्त यानी कि बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। अब ये क्या होता है, जब हम जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो अपना एक रिज्यूम बनाते हैं कि वो हमने मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्थायी पता, अस्थायी पता, मतलब सभी कुछ रहता है। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं, आपकी हॉबीज़ रहती हैं, आपने का एक्सपीरियंस रहता है, डिप्लोमाज अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा लिए हुए हैं वो रहते हैं। तो वो सभी कुछ जो है वो उस बायोडेटा के अंदर आता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका स्वावृत्तीय लेखन, यानी कि इसको हम कैसे बायोडेटा बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है, जब भी हम कहीं बायोडेटा देते हैं तो उसके साथ ही हम एक आवेदन पत्र भी देते हैं, आई मीन एप्लीकेशन भी देते हैं कि हमें कैसे पता चला कि आपके यहाँ जॉब है और हम कैसे आपके इस कंपनी में और अच्छे तरीके से आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी कंपनी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, ये सभी कुछ उस एप्लीकेशन के अंदर हम लिखते हैं। तो ये सभी हम इस पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट हमारा काफ़ी लेंदी है तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट में आपके सामने लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे स्वायत्त की क्या विशेषताएं हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कैसे करा जाता है, क्या क्या इसमें सावधानियां बरती जाती हैं, सभी कुछ हम ये पार्ट 1 में देखेंगे। तो आज जो हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं शुरू करते हैं उसको। इस पार्ट को हम, जैसे कि आपकी बुक में ही एक स्टोरी नुमा बनाकर दिया गया है, तो हम भी उसी स्टोरी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को बार बार जो है नकारात्मक जवाब मिल रहा था, यानी कि वो अपना जो है बायोडेटा देता था लेकिन उसको कभी भी इंटरव्यू के लिए तक कॉल नहीं आता था। तो इसकी क्या बात थी, क्या वजह थी, ये सभी कुछ जानते हुए हम एक अच्छा बायोडेटा तैयार करना शुरू करते हैं। तो क्या है, विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं के संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंदर प्रवेश अरमान सजोए होते हैं। तो अब क्या है, हर व्यक्ति जो है भाई, हम स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद भाई हम अपनी एक कहते हैं हमारी एक असली दुनिया शुरू होती है, जहां पर अब उसके बाद हम निकल के क्या करेंगे। कोई नौकरी करता है तो कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। तरह तरह की कल्पनाएं हर विद्यार्थी के मन में होती है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन इन सभी के बनने में भी बड़ा लंबा प्रोसीजर हमें पार करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही विद्यार्थी जीवन खत्म हुआ तो हम जाकर अपने सपनों के महल के आगे खड़े हो जाते हैं, जो अभी तक हमने बनाए थे अपने विद्यार्थी जीवन में कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा बनाएंगे। तो वही हुआ, अब विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका है और अब हम अपने सपनों के महल के आगे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं, द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए। नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी था। अब क्या होता है, जो हमने अपने सपनों का महल खड़ा किया है, अब ये सपनों का महल है क्या? अब आप सोच रहे सपनों का महल अब है क्या? ये होता है वो जगह जहां हम काम करना चाहते हैं। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हम इस कंपनी में ही काम करेंगे, और जब हम अपना विद्यार्थी जीवन पूरा करके उस कंपनी में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो हमसे कहीं ज्यादा लोग हैं उस कंपनी में प्रवेश पाने के लिए, और संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हम वहां प्रवेश नहीं पा पाते।
हम बाहर प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं। तो नरेंद्र भी एक ऐसा ही लड़का है जिसने अपने सपनों का महल खड़ा तो किया, मगर अभी वो उसके दरवाजे के बाहर प्रतीक्षारत है, यानी कि वो अंदर जा ही नहीं पा रहा और बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। अर्थात वो जो है मार्केटिंग जो मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसे किसी भी कंपनी से कोई भी कॉल नहीं आ रही है। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। तो अब क्या है, वो मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहला जो सीढ़ी है वो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसने बहुत सारे जो है आवेदन पत्र यानी कि अपने रिज्यूम्स बना के अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं। या तो अब वो प्रतीक्षा करता रह जाता है, उसका या तो कोई जवाब नहीं आता है, और अगर जवाब आता भी है तो निगेटिव रहता है कि मतलब हम आपको नहीं बुला रहे, हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया है। इस तरीके से जवाब आते हैं। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आशंकाओं से मिश्रित ऊहापोश के साथ उसने दरवाजा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला, फिर वही ढाक के 3 पात, वही नकारात्मक उत्तर। आज क्या था, आज फिर घंटी बजी, फिर ये गए, बड़े धड़कते दिल से दरवाजा खोला, हाथ में लेटर आया, पता चला फिर से वही नेगेटिव आंसर है, मतलब आपको नहीं बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, ऐसा एक जवाब आया था। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर आए हुए थे। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर थे। उनकी नजर नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है। नरेंद्र चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो। अब वो जब अंदर आता है तो उसके चाचा जी वहां थे, वो थोड़ा उदास था, तो चाचा जी ने सीधे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। वो मुंबई में कार्यरत थे, कुछ दिन के लिए यहाँ आए हुए थे और एक बड़ी कंपनी में कार्य करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं तो उनको काफी अनुभव भी है। वो पूछते हैं कि नरेंद्र तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है। वैसे तो नरेंद्र का अहंग उसे अपना दुख बांटने से रोकता है, लेकिन इस समय वह फट पड़ता है। जख्म ताजा ताजा था, तो नरेंद्र के अंदर अहम था, वो किसी से अपने इस दुख को नहीं कहता, लेकिन चूंकि अभी उसको निगलेंस मिली थी तो तुरंत जख्म ताजा था। जैसे ही चाचा जी ने पूछा, तुरंत वो सारी चीजें कहने के लिए आतुर हो जाता है, सारी बात बोल देता है। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए ना जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूं। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती है। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों और रिश्तेदारों को चुन लेते हैं। तो अब चाचा जी को वो अपना दुख बताता है कि मैं बहुत दिन से जो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए बार बार आवेदन भेज रहा हूं, लेकिन मुझे कभी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो ये 100% है कि मैं पद के लिए चुन लिया जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। लगता है कि वो सब अपने जो है भाई रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं और हम जैसे जो है लोगों को कोई भी मौका नहीं देते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फप्तियां सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवारों की तलाश रहती है। अब जैसे ही नरेंद्र ने ये चीज बोली तो चाचा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, वो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत से जब वो भी वह इंटरव्यू लेते रहते थे, तो जब उनको वो किसी को निगलेक्ट कर देते थे तो उनके पास भी इस तरीके के बहुत से लेटर आते थे। तो उनको इस तरह की बातें सुनने की आदत थी कि जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। चाचा जी नरेंद्र से बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से तुम अच्छी कंपनी पाना चाहते हो, उसी तरह कंपनी भी अच्छे लोगों को पाना चाहती है अपनी कंपनी में, ताकि वो अच्छी तरह से कार्य कर सके और उनकी कंपनी भी प्रगति कर सके। भाई अच्छे लोग नहीं लेंगे तो कंपनी भी प्रगति नहीं करेगी। मगर उनकी समस्या यह है कि जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं, उनके पास स्ववृत्तों का ढेर लग जाता है।
कई बार तो 5 पदों के लिए 5,000 सौगत आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाएं और उनका साक्षात्कार करें? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार स्ववित्र के आधार पर चुने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए विज्ञापन देती है, अब उसे 5 पदों के लिए बोला कि इनके ये पद खाली हैं, इनके लिए हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब उस पर 5,000 जो है अगर आपके रिज्यूम्स आ जाएं तो क्या करेगी कंपनी? जाहिर सी बात है, सबको नहीं बुला सकती है। तो अब उनमें से छटनी शुरू होती है। अब उनमें से क्या होता है, उनमें से अब भाई 5 पदों के लिए सिर्फ 50 आदमियों को ही तो बुलाया जा सकता, कितनों को बुलाएंगे? हर पद के लिए 5 लोगों, 50 लोगों। अब उनको चुना जाता है उनके बायोडेटा के हिसाब से, जो उन्होंने रिज्यूम भेजा है। जिसका रिज्यूम जितना अच्छा, उस आधार पर वो 10 रिज्यूम चुन के, अच्छे 10 जो है अच्छे 50 रिज्यूम चुन लिए जाते हैं और उन्हीं लोगों को कॉल किया जाता है। क्योंकि अब मुमकिन नहीं है भाई 5 पदों 50,000 लोगों का क्या कहते हैं लेना, 5,000 लोगों का इंटरव्यू लेना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोलता है, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं स्ववित्र के आधार पर, शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। तो नरेंद्र आश्चर्यचकित रहता है कि भाई इतने लोग होते हैं, मतलब 10 में खाली 1 को चुना जाएगा, तो मतलब बाकी 9 चले गए। यानी कि अगर 100 आए हैं एक पद के लिए तो 1 बुलाया जाएगा और बाकी 99 को वापस कर दिया जाएगा। तो वो ये सब चीजें सुन के आश्चर्यचकित रहता है। भाई वो तो अभी अपने साइड की चीज देख रहा था ना कि भाई मुझे कोई नहीं बुला रहा, लेकिन कंपनी को क्या चीज फेस करनी पड़ती है ये चीज नरेंद्र अभी वाकिफ नहीं था। चाचा जी बोले, हाँ बेटा, ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में से कई ऐसे भी उम्मीदवार हो जो चुने गए उम्मीदवारों में से कहीं अधिक योग्य हो, मगर चूंकि उनके स्ववित्र अच्छी तरह से बने नहीं होते इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। अब बोलते हैं जो 99 लोग वापस कर दिए जाते हैं, हो सकता है उनमें से कहीं ऐसे हों जिनको चुना गया है उनसे कहीं अच्छे हों जिनको मना कर दिया गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके जो रिज्यूम्स होते हैं वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं होते, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो वो रिज्यूम ही है, उसके आधार पर ये हम पढ़ के बुला रहे हैं। अगर वो नहीं सही है तो फिर उनको मना कर दिया जाता है। तो इसलिए पहला इंप्रेशन क्या है? आपका रिज्यूम। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। नरेंद्र ने अभी इस तरीके से ये सब चीजें नहीं सोची थी, तो जैसे ही उसको ये सारी चीजें पता चलती हैं वो चौंक जाता है, अरे ये कैसे। चाचा जी आगे बोले, क्या बोलते हैं? तो मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक तरह की मार्केटिंग है। तो उन्होंने बोला मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब आप प्रोडक्ट को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दीजिए कि लोग खरीद लें। तो अब अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो आप अपने बायोडेटा को भी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दो कि लोग आपको बुला लें। तो वो भी क्या है? एक तरीके की मार्केटिंग है। यानी कि हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आपको अपना बायोडेटा अट्रैक्टिव बनाना है। इतने में तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापन का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह अपना स्ववित्र सुंदर और आकर्षक बनाए। तो ये चीज उन्होंने बोली कि जैसे प्रोडक्ट को हम आकर्षक बनाते हैं कि लोग उसको चुने, उसी तरीके से क्या होता है, हमें अपना बायोडेटा सुंदर बनाना है ताकि कंपनी हमें इंटरव्यू के लिए बुलाए। चाचा जी जारी रहे, आगे बताते जाते हैं, एक स्ववित्र की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। यानी एक राज्य जो होता है जब दूसरे राज्य से मित्रता करना चाह रहा है या कुछ भी होता है, भेजना चाहता है, तो वहां दूत भेजता है या अपना प्रतिनिधि भेजता है एक। तो उसी तरीके से हम अगर आपकी कंपनी में आना चाहते हैं तो वो बायोडेटा क्या है? हमारा भेजा गया दूत है उस कंपनी में, कि जो वो वहां पर हमारा ही एक जो प्रस्ताव है वो लेकर आपके पास में जा रहा है। तो अब दूत को इतना दक्ष होना चाहिए कि वो बात को पूरी तरीके से बोल दे और ऐसा बोले कि सामने वाला आपकी बात पट्ट से मान जाए, बिल्कुल भी डिले नहीं करे। तो वो दूत और प्रतिनिधित्व का दक्ष होना बहुत जरूरी होता है।
जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधित्व अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववर्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववर्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा स्ववृत्त ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर स्ववृत्त कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। तो अब यहां पर जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि दूत के बारे वाली तो बात हमने आपको समझा दी। दूसरा, लड़ाई जब हम लड़ने जाते कंपनी में, वो स्ववृत्त जो है, बायोडेटा है, वो सबसे पहली लड़ाई हमारी लड़ता है। जब वो अच्छी तरह दक्ष होगा तभी हमारे लड़ने की बारी आएगी। अगर वो दक्ष नहीं हुआ, यानी कि वो अच्छा नहीं हुआ, तो वो पहले ही दरकिरार कर दिया जाएगा, हमारे लड़ने की बारी नहीं आएगी, हमको बुलाया ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है वो है स्ववृत्त का अच्छा होना। आप अच्छे हैं, ये बात सही है, हम अच्छे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी है, हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है, हमने जो अनदर एक्टिविटीज है वो सब अच्छी, लेकिन इसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो है बायोडेटा यानी स्ववृत्त। अगर वो स्ववृत्त अच्छा नहीं है तो वो हमें आगे अपनी चीज को प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं देगा। अब स्ववृत्त की विशेषताएं क्या हैं? नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना स्ववृत्त ले आया। अब उसने जो है ना, भाई इतना ऐसा होता है, तो वो गया दौड़ के अपना जो उसका बायोडाटा बना था लाके चाचा जी को दिखाने लगा। उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है मेरे स्ववृत्त में? चाचा जी ने स्ववृत्त पर अपनी अनुभवी नजर दौड़ाई और परखा, फिर बोले, तुम्हारा स्ववृत्त सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और इसीलिए ये कह सकता हूं कि अगर तुम्हें साक्षात्कार में बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा स्ववृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही आने नहीं देता। तुम्हें अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना चाहिए। अब जब चाचा जी ने वो नरेंद्र अपना बायोडेटा यानी स्ववृत्त लेकर आया तो सीधे सीधे उसने चाचा जी को दिखाया। अब चाचा जी अनुभवी थे, इतनी बड़ी कंपनी में कार्य करते थे, तो उन्होंने देखते ही ये चीज बोला कि तुम्हारे स्ववृत्त में कमियां ही कमियां हैं। बोलते हैं मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं कि अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए तो तुम 100% सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारा स्ववृत्त है, क्योंकि इसमें बहुत कमियां हैं। अगर ये सही तरीके से बना होता तो शायद तुम अब तक कहीं पर चुन लिए गए होते। तो अब वो बोलते हैं कि अब तुमको अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना है, अब ये बेकार है, इसके जगह तुम अच्छा अपना दूसरा तैयार करो। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहां से करूं? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें ही मालूम हो गया होगा कि अब यहां पर दूसरा स्ववृत्त बनने जा रहा है, उसके मार्गदर्शन के लिए नरेंद्र ने चाचा जी से हेल्प मांगी। अब चाचा जी तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा रेडी होते हैं कि हाँ ठीक है हम करते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनको पता चल गया है, नरेंद्र को अब तक ये चीज पता चल गई होगी। क्या पता चल गई होगी? स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। तो ये क्या है? स्ववृत्त की एक डिफिनेशन है, आपकी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष जिसके बारे में बन रहा है, उसकी सारी जो खूबियां हैं वो सभी सही तरीके से संकलित करके लिखी जाती हैं। ये होता है स्ववृत्त लेखन।
नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, यह तो गागर में सागर वाली बात है। अब उन्होंने स्ववृत्त लेखन की जैसे ही बात सुनी, नरेंद्र बहुत इंप्रेस हुआ। वाह चाचा जी, कितनी अच्छी बात है। भाई गागर में सागर मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, स्ववृत्त के दो पक्ष हैं। अब देखिए यहां पर दो पक्ष बताए जा रहे हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, यानी कि जिसका बायोडेटा बन रहा है। केंद्र यानी कि अब जिसका बायोडेटा बन रहा है कौन है? आपका नरेंद्र। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। यानी कि एक वो है जिसका बायोडेटा बन रहा है और दूसरा वो जिसके लिए बायोडेटा बनाया जा रहा है, यानी अर्थात जिस कंपनी में आपको ये बायोडेटा देना है। तो अब ये दो पक्ष होते हैं। एक तो हम अपनी सारी बातें लिख ही रहे हैं, अब दूसरी जिस कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो वो दूसरा पक्ष हो गया। तो पहला पक्ष हमारा कौन है? आपका उम्मीदवार यानी नरेंद्र। दूसरा नियोक्ता है नियोक्ता यानी कि वो कंपनी। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। इसलिए स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जाती हैं जिसमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। अब एक व्यक्ति की से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी, अब सारी बात तो हम बायोडेटा में नहीं डालेंगे। अब हम सिर्फ उन बातों को डालेंगे जो उस कंपनी के मतलब की हैं, यानी कि जिस कंपनी में वो बायोडेटा जा रहा है। तो अब खाली उन्हीं चीजों को हमें उस बायोडेटा में लिखना है। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उसमें पहली तो यह है कि स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। ये मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। तो उन्होंने बोला कि जब हम स्ववृत्त या बायोडेटा बनाते हैं तो हमें उसमें झूठ बातों को नहीं डालना चाहिए। क्यों? अगर हमने डाला तो जो नियोक्ता है यानी कि जो आपके बायोडेटास को पढ़ेगा, आपको सिलेक्ट करेगा, वो काफी अनुभवी व्यक्ति होता है। क्योंकि वो आप अगर अनुभवी है तो आपके झूठ को झट से पकड़ लेगा और तुरंत आपके बायोडेटा को अलग कर देगा। तो इसलिए फालतू की बातें या झूठ बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। गलत या बढ़ा चढ़ा कर किए गए दावों में उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। मान लीजिए अगर वो झूठ पकड़ गया और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब आपकी जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। इसलिए झूठ बातों को बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं कि अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में तुम कंजूसी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा जी की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा, चाचा जी स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब आप बायोडेटा तो तैयार करो, गलत बातें नहीं लिखो, लेकिन ये नहीं है कि अपनी अच्छाइयां और खूबियां नहीं लिखो, वो आपको लिखनी चाहिए। सारी बातें सुनते हुए नरेंद्र ने सबसे पहला जो प्रश्न उसके दिमाग में गूंज रहा था वो था भाषा शैली, यानी कि इसमें जो भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, मतलब आप सजा के कोई चीज नहीं लिख सकते हो, यानी मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, ऐसे कुछ चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नजर में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर ना डालना पड़े। यानी कि जो बात है सीधी, सरल, साफ लिख दीजिए। दूसरा जो पढ़ रहा है उसको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब भाई दूसरे वाले के पास इतना समय भी हो कि भाई एक बायोडेटा में इतना दिमाग लगाए, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे हैं। अगर आपने इतनी टफ लैंग्वेज लिख दी तो क्या होगा, वो तुरंत दरकिनार करेगा। कौन इसमें टाइम वेस्ट करे, वो तुरंत कर देगा। तो अगर उसको ऐसी भाषा लिखिए कि वो एक नजर में पढ़े, उसे समझ में आए, आपका अच्छा है, वो तुरंत सेलेक्ट कर ले। आपने डिफिकल्ट भाषा लिखी, उसकी समझ में नहीं आया, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बायोडेटा पे इतना समय दे सके, वो तुरंत हटा देगा, उसको किनारे कर देगा।
नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या स्ववृत्त के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है? अब उसने बोला कि क्या आकार प्रकार में भी कोई नियम होता है, यानी कि उसका जो साइज रहता है कुछ ऐसा। चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्ववृत्त ना तो जरूरत से अधिक लंबा हो ना ज्यादा छोटा। अगर संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक जरूरी चीजें आने से रह जाएंगी। दूसरी ओर यदि लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नजरअंदाज कर देगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि देखो, ना जरूरत से ज्यादा छोटा हो और ना ही जरूरत से ज्यादा बड़ा हो। क्या होगा, अगर हमने उसको छोटा बनाया तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें, जरूरी चीजें होंगी जो हम उसमें नहीं डालेंगे, जो रह जाएंगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबा हुआ तो क्या होगा, सामने वाला इतना समय उसको नहीं देगा पढ़ने के लिए, वो उसको अलग कर देगा। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता ही सकते हैं। नरेंद्र ने फिर इंसिस्ट किया कि नहीं, आप अनुभवी हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन तब भी कुछ ऐसे गुर बताइए जिन्हें हम बायोडेटा में मेंशन कर सकें। भाई, बायोडेटा में क्या चीजें होनी चाहिए, इनको हम बता सकें। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। तो अब उन्होंने क्या चीज बतानी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जितना बड़ा पद होगा उसमें उम्मीदवार उतने कम जाएंगे। अब इसका कारण क्या है, देखिए, मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्ववृत्त भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता, व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में स्ववृत्त यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यान पूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। तो उन्होंने बोला, जब बहुत बड़ा पद होता है तो जाहिर सी बात है उसमें अनुभवी लोग ही जाते हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है आपके बायोडेटा में ऐड होता जाएगा। बायोडेटा में ऐड होगा तो बायोडेटा जाहिर सी बात है वो लंबा हो जाएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट पद है तो उसके लिए जो लोग भी बायोडेटा पढ़ रहे होंगे वो अपना पूरा समय देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बायोडेटा ही कम आएंगे, और जितने आएंगे उनको गौर से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहां पर यदि स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। अब निचला पद होगा तो निचले पद में क्या होगा कि ज्यादा जो है उसको समय नहीं, मतलब वो अगर ज्यादा लंबा हुआ, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा है, आवेदन उसके लिए बहुत ज्यादा आएंगे। अब अगर उसको हमने 2-3 पृष्ठों से ज्यादा किया तो सामने वाला इतना वक्त नहीं देगा, क्योंकि उसे बाकी बायोडेटा भी देखने हैं। यानी मेरी तरह जो कॉलेज में तुरंत निकला है उसका स्ववृत्त तो 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो तुरंत निकला है वो तो अपनी क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, हॉबीज, यही सब लिखेगा, उसके पास अभी अनुभव तो है नहीं, तो इसलिए उसका बायोडेटा अभी इतना लंबा होगा ही नहीं। तो बायोडेटा कितना, मात्र 2 या 3 पृष्ठ का ही हो सकता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता जो तुरंत विद्यार्थी अभी निकला है। तो अब क्या है, स्ववृत्त की प्रस्तुति, मतलब हमें कैसा उसको बनाना है इस बारे में। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो। एक और बात, स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। तो अब ये क्या है, साफ सुथरे टंकित मतलब टाइप होना चाहिए ना, ये नहीं कि हाथ हैंड रिटन दे दो, या तो टाइप्ड होना चाहिए या कंप्यूटर से टाइप्ड हो, वो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से टंकित मतलब टाइप्ड होना चाहिए आपका। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए, यानी कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती है। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। तो ये कहने को तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपका इंप्रेशन गलत डालती है। ये बताए कि या तो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, और या तो वो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का है। तो ये इंप्रेशन आपका, जो आपका बायोडेटा देख रहा है, उसके ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए? अब वो नरेंद्र ने जो प्रश्न पूछा वो क्या था, आपने बोला था कि जो उम्मीदवार है उससे संबंधित सूचनाओं का एक सिलसिलेवार एक क्रम होता है। तो अब वो बोला कि ये सूचनाएं क्या होनी चाहिए,
ये प्रश्न था नरेंद्र का कि क्या सूचनाएं हम उनको दें। चाचा जी ने अपने अनुभव सिद्धवाड़ी में बोला, मतलब अनुभव है, अनुभवशील सिद्धवाड़ी ये तो उनकी हुई, बेटे स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रभाव है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। यानी कि आप कोई चीज लिख रहे हो तो वो फ्लुएंट होनी चाहिए, दूसरा आपका अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का मीन्स ये होता है डिसिप्लिन्ड हो, क्या चीज आपको डालनी है क्या नहीं डालनी, पता चला आप सब कुछ डालते जाओ तो अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, डालनी वो चीजें हैं जिसका उसमें मतलब है। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है, मतलब एक फ्लो जो है कहां से शुरू होता है, व्यक्ति के परिचय से। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्योत्तर गतिविधियां इत्यादि पड़ाव। अब ये क्या है हम आपको बताते हैं। प्रारंभ परिचय, मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी क्या हैं, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, जन्म तिथि, ये सभी चीजें। फिर शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब आपने कौन कौन सी क्लास कहाँ से, आपकी हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब चीजें आपकी मेंशन होंगी। अनुभव मतलब आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कहीं अगर काम किया है तो उसका अनुभव आप डालोगे। प्रशिक्षण, यानी कि आपने इसके अलावा कहीं और, मतलब पढ़ाई के अलावा भी आपने कोई और प्रशिक्षण लिया, जैसे कुछ कंप्यूटर करते हैं, कुछ और भी जो भी अनदर एक्टिविटीज होती है, अगर आपने वो भी करी हैं तो वो भी आप मेंशन करोगे। उपलब्धियां, इन्हीं सब में आपको कोई प्राइज मिला हो, ठीक है ना, सभी आपको शैक्षणिक योग्यताओं में भी, यानी कि स्कूल्स में भी कोई बहुत अच्छा प्राइज मिला हो, आप वो दे सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप्स मिली होंगी, आपको एजुकेशन के बेसिस पे वो आप बता सकते हो। कहीं और आपको जो हॉबीज के तौर पे आपको जो मिले, प्राइज मिले हो, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर कार्योत्तर गतिविधियां, कार्योत्तर मतलब अभी आप कहाँ कार्य कर रहे हो, किस कंपनी में, वो सारी चीजें, तो ये सब बायोडेटा में मेंशन होता है। इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है, मतलब ये सारी चीजें एक फ्लो में हमें लिखनी होती है एक बायोडेटा के अंदर। स्ववृत्त में जो ये अव्यय मैंने तुम्हें बताए हैं, यानी कि जो अव्यय मतलब जो ये सारी चीजें बताई हैं, मतलब आपका परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्योत्तर गतिविधियां, ये सभी अव्यय हैं, मतलब ये सब होना चाहिए बायोडेटा में। वे केवल उदाहरण के लिए हैं, आवश्यकता अनुसार इनमें फेरबदल किया जा सकता है, मतलब उदाहरण दिए हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जरूरत हो तो आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले नरेंद्र ने पूछा जो व्यक्ति अपना परिचय देगा उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए हमको। चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। तो उसने क्या बोला, अपना नाम दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपनी एज दीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सब चीजें आपको जो है अपने परिचय में लिखनी चाहिए। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए, यानी कि जब आप अपना परिचय दे रहे हैं तो माँ बाप का नाम और अपनी जन्म तिथि जरूर मेंशन करनी चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहां एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्म तिथि के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। अब ये क्यों डालना चाहिए, उन्होंने बोला माता पिता का नाम और जन्म तिथि क्यों डालनी आवश्यक होती है, वो इसलिए होती है कि जब बहुत सारे आवेदन पत्र होते हैं तो एक ही नाम से कई आवेदन पत्र आ जाते हैं। अब उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसे हम माता पिता के नाम और जन्म तिथि के अनुसार उसे हम अलग अलग करके पहचान सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें जरूर डाली जाती हैं। नरेंद्र ने अगला सवाल किया, चाचा जी व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डालनी चाहिए, यानी कि हमने पहले व्यक्ति परिचय दे दिया, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे। यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है, यानी कि अगर आप बहुत अनुभवशाली हैं और बड़े पद के लिए है तो व्यक्ति परिचय के बाद सीधे आप अनुभव डाल दीजिए। वैसे तो शैक्षणिक योग्यता आती है, लेकिन चूंकि ये बड़े पद के लिए है तो सीधे सीधे आप अपने परिचय के बाद में अपना अनुभव डाल दीजिए कि आपने कहां कहां कार्य किया है, किस किस पद पर कार्य किया है। लेकिन तुम्हारी तरह तो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं, तुम बाहर ही निकले हैं, उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। और जो जैसे तुम्हारी तरह है
तुरंत ही अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, तो ऐसे लोगों को अपने परिचय के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब कर ये शैक्षणिक योग्यताएं आपको डालनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। मतलब आपको सारणी बनानी है, मतलब एक पूरा टोटल आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम में पूरी अच्छी तरीके से उस सारणी को मेंशन करेंगे। ये सारणी कैसी है हम आपको आगे अभी बताएंगे। जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी उल्लेख होना चाहिए। मतलब आपने किस सन में किया है, किस कॉलेज से किया है, किस क्लास का है, कहां से किया है, कितने अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, ये सभी कुछ एक सारणी बनाकर, एक ग्राफ बनाकर आपको प्रस्तुत करना होता है। नरेंद्र ने सवाल किया, पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्యేतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? तो उन्होंने बोला कि ये सब तो ठीक है भाई, अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता है, सब ठीक है, लेकिन कार्యేतर गतिविधियां क्यों जरूरी होती हैं? चाचा जी ने सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे। वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कार्యేतर गतिविधि के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती हैं। मतलब उसकी जो अभी गतिविधियां चल रही हैं वो कैसी हैं, इससे इंसान के जो उम्मीदवार है उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो अभी किस चीज में एक्टिव है, क्या चीजें वो कर रहा है, क्या चीजों का शौक रखता है। ये सारी चीजें जो है वो उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो यह माना जाता है कि उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी। अगर किसी को भाषण वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिले हैं तो वो इसमें अपनी वाक्पटुता और संभाषण कला का पता चलता है। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये कार्యేतर गतिविधि, अब भाई जैसे अब नरेंद्र है, इसकी तो कार्యేतर गतिविधि क्या है कि ये अभी लमसम अपने इन सब के कार्य के अलावा और क्या कार्य करना पसंद करता है, तो उसकी ये सारी चीजें। अगर हम कार्యేतर गतिविधि को अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब वो बता रहे थे कि मतलब आप अभी क्या कार्य कर रहे हैं। तो अभी आप तो कोई कार्य कर नहीं रहे, तो आप क्या होगा, आपकी हॉबीज हो जाएंगी। आपकी हॉबीज क्या है आप उनको मेंशन किए, उन हॉबीज के आधार पर आपका जो है आकलन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो यहां पर जो है हमने अपना ये प्रथम पार्ट जो था इस पार्ट का वो खत्म किया। यहां तक हमने बताया कि आप अभी अपने बायोडेटा में क्या क्या और कैसे कैसे मेंशन करेंगे। हम अगले पार्ट में आपको बायोडेटा बनाना, साथ ही आवेदन पत्र लिखने का तरीका और उसका भी एक नमूना हम प्रस्तुत करेंगे कि कैसे किया जाता है। आपने ये पार्ट तो आधा समझ लिया, लेकिन अगर आप किसी और पार्ट में कहीं उलझ रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या किसी और सब्जेक्ट में कोई चीज़ में आपको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करते ही जो है आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट आपके सामने होंगे। अपने सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, जहां वॉच नाउ लिखा हुआ है, हर सब्जेक्ट के नीचे वॉच नाउ लिखा है, तो जिसमें भी आपको डाउट है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सभी आपके सामने होंगे। आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है जिसमें डाउट है। चैप्टर सेलेक्ट करते ही उसमें जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। टॉपिक सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।